अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ज़िले इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया के अफसरान की जानिब से बड़ा बेहतरीन काम किया गया कोरोना वायरस के दिनों में, और कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर के हवाले से हो या फिर दीगर मामला के ऊपर हो, तो ज़िले इंतजामिया काफ़ी मुतहरक नजर आई। ज़िले इंतजामिया को खराज तहसीन पर पेश करने के साथ साथ फैसलाबाद शहर की जो पुलिस इंतजामिया है उनकी जांच से भी वक्तन फवक्तन जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान दफा 144 का नफाज हो या इसके साथ साथ जो फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहों के ऊपर जो नाके लगाए गए हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हो। तो फैसलाबाद के पुलिस के जवान हर जगह मुतहरिक नजर आए, और न सिर्फ ये बल्कि फैसलाबाद शहर के अंदर जो खास तौर पे शहरी हैं जो कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते रहे, उनको रोक के समझाया भी गया और कहीं पे सजा भी दी गई, उनको कान भी पकड़वाए गए, लेकिन तरीका मुख्तलिफ था, मुनफरिद था, लेकिन मकसद जो था सिर्फ और सिर्फ यही था कि शहर फैसलाबाद के अब्बासी जो हैं, अवाम जो है, उनको समझाया जाए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए खास तौर पे घरों पे बैठना जरूरी है, और अगर वो घरों पे नहीं बैठते, बाहर निकलते हैं, तो एक तो कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके साथ साथ अपनी जानों के साथ, अपने घर वालों की जानों के साथ भी खेल रहे हैं। और यही नहीं बल्कि मौजूदा सूरत हाल कोरोना वायरस से पहले शहर फैसलाबाद के अंदर क्राइम की सिचुएशन क्या थी, कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, तो बेरोजगारी बढ़ने से कोई क्राइम के वाकयात में कमी पेश आई है या फिर बढ़े हैं, और कितनी ही वारदातें हैं जो कि आजकल हो रही हैं, रिपोर्ट्स कितनी दर्ज की जा रही हैं, लड़ाई झगड़े के वाकयात कितने हैं, और इसके अलावा दीगर मामलात पुलिस के हवाले से कितने हैं, इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है फरजाना सिद्दीक से, जो कि सीनियर रिपोर्टर है हमारी सिटी 41 की। तो वेलकम करते हैं फरजाना आपको। फरजाना, पहले तो क्या कहेंगे आप, पुलिस का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है फैसलाबाद की पुलिस का, खास तौर पर CPO सुहेल जो हैं उनकी जानिब से अहलकार जो हैं उनका हौसला अफजाई भी उनकी की गई, और इसके साथ साथ शहर में चाहे वो नाकाबंदी के मामला हो या दीगर मामला हो, उनमें बड़े अहसन इकदाम जो हैं उनकी जानिब से किए गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी की जानिब से बड़े बेहतरीन इकदाम किए गए हैं क्राइम पर काबू पाने की। अगर हनान हम सबसे पहले बात करें क्राइम की, तो जो गुज़श्ता साल था उसके 5 माह में सिर्फ 19 पुलिस मुकाबले हुए थे, जबकि रवां साल के जो पहले 5 माह हैं इसमें अब तक जो है वो 41 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दिद मुल्ज़मान भी हलाक हुए, और उनसे जो है वो शहरियों से छीनी गई जो रकम है वो भी बरामद की और मुतासरीन के हवाले की गई। इसके साथ साथ जो डकैती की वारदातें हैं उनमें वाज़ेह तौर पर कमी आई है, क्योंकि जो राहजनी और नक्जनी की वारदातें हैं वो तो ज्यादा हैं, मजमूई तौर पर तो क्राइम ज्यादा है, लेकिन जो डकैती की वारदातें हैं उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। नाके बहुत ज्यादा शहर में लगाए गए हैं। नाके लगाने का मकसद भी यही था कि जो चोर, डाकू और जितने भी ये जराइम पेशा या शर्पसंद अनासर है, इनको नफसियाती तौर पर दबाव में रखा जा सके, नफसियाती तौर पर इनको परेशान किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लाइन में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, खा वो नकारा थी, काबिल इस्तेमाल थी या नहीं थी, उन सबको निकाल के मुख्तलिफ शहरों पर खड़ा कर दिया गया, ताकि कोई भी अगर शर्पसंद या जुराइम पेशा नासर आते हैं वो देखते हैं कि सामने पुलिस खड़ी है। कम वसाइल से पुलिस जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से निपट रही है। इसको हम हिकमत अमली कह सकते हैं कि मतलब जो मोबाइल वैन धक्का स्टार्ट है वो भी आपको किसी न किसी चौक में खड़ी नजर आएगी, सिर्फ इस वजह से कि अगर मोबाइल वैन खड़ी है तो वहां पे 3-4 पुलिस एहलकार भी खड़े हैं, और इससे बड़ा असर पड़ता है जितने भी। अच्छा, ये पिछले दिनों ये देखने में आया कि कुछ पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ डाकुओं को डकैती के दौरान जो है फायर भी लगे, तो इससे खौफो हरास है जो कि इस कम्युनिटी के अंदर खास तौर पे डकैत कम्युनिटी में फैला है, और पुलिस से डरने के बाद अब वाकयात में, डकैती के वाकयात में कमी भी आई है। पहले से कंपेयर करें अब के मामलात को, तो कितने वाकयात हैं जो कि पहले हुए थे रिपोर्ट, और आजकल जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो कम है, ज्यादा है, क्या कहेंगे? वाज़ेह कमी है। सबसे पहले बात बताऊं हनान, डाकुओं को लगता है कि पकड़े गए तो मारे जाएंगे। बहुत सारे जो डाकू पुलिस की अगर पहुंच में नहीं आ रहे तो इसी खौफ से भागे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हम मारे जाएंगे, अपने अंजाम को पहुंचेंगे, उसमें कोई भी माफी की दो राय नहीं है। वही जो मैं बात कर रही थी कि जो गुज़श्ता साल था 2019, उसके पहले 5 माह में 19 पुलिस मुकाबले हुए थे, और अब तक 41 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, और शायद 42वां पुलिस मुकाबला ये मिल्लत चौक में परसों रात को हुआ। मतलब 42 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें डकैत भी इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, और इनमें
जो है तकरीबन 48 के करीब मुलजमान हैं जो हलाक हुए हैं। जख्मी तो हुए ही हैं, लेकिन 48 के करीब मुलजमान हैं जो हलाक हुए हैं। फिर उनके कब्जे से रिकवरी किया गया सामान वो बहुत ज्यादा बरामद हुआ है। लॉकडाउन से तो असर पड़ा ही है, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे भी पुलिस ज्यादा लगाई गई आवाम को भी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ओवरऑल जो पुलिस की हिकमत अमली थी वो भी बड़ी बेहतरीन रही। जो डकैती की वारदातें हैं वो सिर्फ 33 रही हैं इस पहले 5 लॉकडाउन के हवाले से क्या कहेंगी फरजाना, क्योंकि कुछ ताजरों की जानब से ये शिकायत मौसूल हुई है कि उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाते हैं तो उनकी तैनाती के दौरान अफसर तो अब 24 घंटे वहां पे नहीं बैठ सकता। एक पुलिस एहलकार है जो कि दुकानों के बाहर बैठा है, तो अगर किसी ने दुकान से सामान निकालना है या कुछ देर के लिए खोलनी है तो कुछ खर्चा पानी देने के बाद उसे इजाजत मिल जाती है। तो इसमें कितनी सदाकत है? कोई शिकायत मौसूल हुई या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? देखिए सदाकत तो इसमें है। ये जो खर्चे पानी वाला मामला है ये तकरीबन हर जगह पे चलता रहता है, तो डिपार्टमेंट में ज्यादा है, पुलिस डिपार्टमेंट में इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो ड्यूटी पे बैठा है वो किस तरह का है, मतलब वो खर्चे पानी पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो कई लोग खर्चा पानी लेकर इजाजत दे भी देते हैं, कई पुलिस एहलकार, तो कोई अड़ जाते हैं, नहीं देते। इवन के ऐसे पुलिस एहलकार भी देखे हैं कि अगर उनका अफसरान भी कहे ना तो वो कहेंगे कि नहीं हमने नहीं इजाजत देनी सर, हमने नहीं जाना, मतलब वो इस बात पे भी अड़ जाते हैं। और कई होते हैं वो मामूली खर्चे पानी पर भी एग्री हो जाते हैं। तो लॉकडाउन में आपने भी देखा ये चोरी छुपे का मिला जुला रद्द अमल मिला देखने जुला को रद्द मिलता अमल है। और खास तौर पे जहां पे नाकाबंदी की जाती है और जब डबल सवारी पे पाबंदी भी लगाई गई थी तो पुलिस की जानब से जितने भी लोगों को पकड़ा जाता था तो उनसे भी अच्छी खासी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कोई पकड़ा गया, कोई निकल गया, कोई बच गया, कोई रगड़ा गया। और कईयों को तो कान भी पकड़वाए जाते थे। एग्जैक्टली कान पकड़वाए जाते थे, उनको धूप में खड़ा किया जाता था। अभी कोई 1 हफ्ता पहले कचहरी बाजार में जब अभी रिसेंटली दोबारा से ये लॉकडाउन लगा है तो बाकायदा तौर पे उनसे पुशअप भी करवाए गए हैं कचहरी बाजार में, उनसे बैठ के भी लगवाई गई हैं। और ये सारे वो दुकानदार थे, यंग थे, और वो चोरी छुपे होता है ना कि अपनी हम दुकान खोलेंगे, कोई सामान रखने आए, लेने आए, या कुछ हम चोरी छुपे दुकानें खोलेंगे, तो वो पुलिस के हत्थे चढ़े। तो अब ये छोटी छोटी सजाएं होती हैं, इससे सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा शहरी खौफजदा हों और वो अपने घरों में बैठे। लेकिन इस तरह की सजाओं को शहरी एंजॉय कर रहे हैं, ना सिर्फ शहरी एंजॉय कर रहे हैं बल्कि देखने वाले भी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसमें इनकी तज़हीक करना मकसद नहीं होता। मकसद होता है पुलिस का कि अगर इनको एक सबक दिया जाए और उस सबक से दूसरे लोग भी सीखें। खुदारा आप लोग अपनी जान की हिफाजत करें। आपकी जान की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार ये सब कुछ करते हैं, उनकी आपके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। तो आप लोग घरों पे बैठें। अगर लॉकडाउन किया गया उसका मकसद ही ये कि आप घर पे बैठें, और अगर आप घर पे नहीं बैठते, बिला जरूरत बाहर निकलते हैं, तो जो पुलिस एहलकार वहां पे मौजूद होंगे उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाएगा। तो फरजाना क्या कहेंगी मौजूदा सूरत हाल के अंदर? आज की बात की जाए, पिछले हफ्ते की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा जो क्राइम के वाकयात हैं वो किस इलाके से रिपोर्ट हुए? कौन से पुलिस स्टेशन की हदूद में ज्यादा क्राइम पाया जा रहा है और मंशियात का इस्तेमाल ज्यादा पाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मंशियात का इस्तेमाल भी ज्यादा पाया जा रहा है, लेकिन मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमात भी बड़े दर्ज हो रहे हैं। अभी अगर हम बात करेंगे पहले 5 माह की, तो अब तक 5000 के करीब मुकदमात हैं जो दर्ज हो चुके हैं। और जो मंशियात फरोश गिरफ्तार हुए हैं उनके कब्जा से चर्स, अफीम, ये चीजें भी बरामद हुई हैं। पुलिस अपनी सरतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन जो बड़ी तशवीशनाक बात है और काबिल अफसोस बात यह है हनान कि ये जो चर्स हो गया, नशे का इस्तेमाल हो गया, शराब हो गई, ये हमारे माशरे में एक ट्रेंड की सूरत इख्तियार करती जा रही है। यहाँ पे मैं समझती हूँ कि वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। पुलिस तो कर ही रही है, पुलिस ने तो करना ही है। कोई पकड़ा गया, किसी को छोड़ दिया, कहीं पे रेड कर दिया, ये चीजें तो चलती रहनी है। लेकिन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने बच्चों को देखें कि जो पॉकेट मनी अगर जा रही है तो किस मद में खर्च हो रही है। लेकिन फरजाना ये भी देखने को मिलता है कि रजाबाद का थाना हो गया, गुलाम अहमदाबाद का हो गया, गुलबर्ग का हो गया, इनमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे जुए के अड्डे हैं और मंशियात भी वहीं पे सेल हो रही है। और सालों से, ये नहीं कि ये चंद महीनों से, सालों से वो अड्डे चल रहे हैं। और जो भी उस पुलिस स्टेशन में तैनात होता है उनको पता भी होता है कि यहाँ पे ये मामला हो रहे हैं, इसके बावजूद वो चल रहे हैं। आखिरकार क्या मसला है? लोगों का ये कहना है कि कई दफा हमने रिपोर्ट किया है, एक तो उनका जो नाम है वो सीना राज में नहीं रखा जाता, जो अड्डे का मालिक होता है। कोई जवारियां पकड़ लेती हैं या मंशियात फरोशी पकड़ लेती है तो यकीनन उस इलाके के एसएचओ के लिए बड़ी काबिल शर्म बात होती है कि उसके इलाके में आके विजिलेंस टीम ने आके वो कार्रवाई की है और एसएचओ के इल्म में भी नहीं था। और उस विजिलेंस टीम को इख्तियार होता है कि अगर वो कहीं पर भी कोई इस तरह की चीजें देखती है तो वो रेड कर सकती है। अगर एसएचओ बात नहीं सुनता, सीपीओ तक, सीपीओ के किसी भी थाने
थाने में चले जाएं, बाहर फ्लैक्सीज लगे हुए हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर हर एक के पास है और वो ऑब्लाइज करते हैं कि जो डायरेक्ट उनके साथ अप्रोच करता है और फिर उसके बाद वो अपनी विजिलेंस टीम को देते हैं कि इससे राब्ता करें, इस पर इंक्वायरी करें, इसको देखें इसका क्या मामला है। और अगर वाकई वैसा निकलता है, कोई मुंशियात फरोश की टीम वहां से पकड़ी जाती है, पकड़ने के बाद फिर मुतल्लिका एसएचओ से पूछा जाता है कि आपके इलाके में ये कुछ हो रहा था, अगर मेरी टीम ने पकड़ लिया, बिलाशुबा आप भी मेरी टीम में है, लेकिन क्योंकि आप इस चीज के जिम्मेदार थे तो आपने इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया। डॉल्फिन के हवाले से यहाँ पे क्या कहेंगी? डॉल्फिन जो है वो बड़ी मुतहरक हमारे शहर के डॉल्फिन अंदर आती है और बहुत जबरदस्त काम कर रियल रही है। हीरोज हैं हमारे शहर Exactly. के, और मैं तो बल्कि उनको ट्रिब्यूट भी पेश करता हूं, उनको सलाम भी पेश करता हूं, क्योंकि ये वो जवान है नाज़रीन जो कि अपनी जानों का नजराना भी पेश करने की इनको जब जरूरत आन पड़ती है तो झिझकते नहीं है। पुलिस एहलकार ये जो हमारे डॉल्फिन के हैं ये मुकाबला भी डकैतों से करते हैं और इसके साथ साथ किसी भी किस्म का मसला है शहरी को, मैंने तो बाजुकात फरजाना यहाँ पे भी देखा कि अक्सर औकात किसी शहरी की मोटर बाइक भी पंचर है तो उनका भी हाथ पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी हरफन मौला है हमारे जो डॉल्फिन के एहलकार है और इतने पोलाइट तरीके से शहरियों को डील करते हैं। किसी का कोई मसला है, राहगीर हो, जरूरी नहीं पुलिस से मुतल्लिका ही हो, तो हर तरह की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी की गाड़ी पानी में फंस गई है तो उसको भी ये धक्का लगा रहे होते हैं, किसी को भी। खास तौर पे जो पुलिस मुकाबले हैं जितने भी ज्यादातर हो रहे हैं इसमें डॉल्फिन का बड़ा किरदार है। डॉल्फिन की जो गश्त है वो 24 घंटे कर दी गई है। अब ज़ाहिर अब रात के 3 बजे अगर कोई मोटरसाइकिल सवार जा रहा है तो वो किस काम से जा रहा है? रात के 3 बजे क्या जरूरी काम है? ऑफ कोर्स या तो कोई बहुत जरूरी काम है, कोई खुदा ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी में ही बंदा बाहर निकल सकता है, एक ही वजह रह जाती है मेरा ख्याल है रात के टाइम, मेडिकल इमरजेंसी हो, या फिर जाहिर है ऑफ कोर्स वो कोई चोर डकैत है। फिर उनको रोके तब पूछा जाएगा अगर कोई ड्यूटी पर मौजूद होगा, तो ड्यूटी पर कौन मौजूद होता है? डॉल्फिन फोर्स। ज्यादातर जो मुकाबले हैं हनान इसी वजह से हो रहे हैं, मोटरसाइकिल सवारों को रोका जाता है, वो रुकते नहीं है, फायरिंग कर देते हैं, फिर उनका पीछा करते हुए मजीद नफरी मंगवाई जाती है और बिलाकर उनमें से ज्यादातर जो है वो 100 में से 99%, शायद 1% कोई गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वरना अब जितने भी मुकाबले हुए हैं वो 99% जो होते हैं ना वो बाद में डिकेट निकलते हैं, वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं। और ज़ाहिर उनको तब पकड़ा जाएगा अगर कोई पुलिस एहलकार मौजूद होगा, कोई डॉल्फिन पुलिस ड्यूटी पर मौजूद होगी। तो डॉल्फिन की जो गश्त है वो भी 24 घंटे कर दी गई है, इनको शिफ्ट्स में कर दिया गया है। अभी आपको 24 घंटे सड़कों पे जो है वो नजर आएंगे। अच्छा फरजाना, नाकों के हवाले से एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हर चीज में हम पुलिस को गलत ठहराएं ये भी गलत होता है। हमारे शहरी तावन भी नहीं करते, मतलब अगर नाका लगाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया जाता है। आपकी बात काट रही हूँ, शहरी तावन ज्यादातर इसलिए भी नहीं करते, उनके जहन में ये चीज बैठ गई है कि जो नाके वाला मुझे रोकेगा ना, या तो रोके बदतमीजी करेगा या पैसे मांगेगा। लेकिन यहाँ पे जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पे पुलिस वाले अगर नाके पे रोकते हैं उनका मकसद ये होता है कि अगर बीच में कोई चोर डकैत है उसे पकड़ लिया जाए। अगर वो मोटरसाइकिल की कॉपी मांगते हैं या फिर आपका आईडी कार्ड मांगते हैं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है उसको। अगर आपके पास कागजात पूरे हैं, आपका आईडी कार्ड मौजूद है, तो इस चीज का पुलिस वाला जवाब कभी नहीं हो सकता कि वो आपसे रिश्वत ले या आपको रोके। बिल्कुल। और अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बावजूद आप फोन मिलाएं कभी किसी को छुड़वाने के लिए, तो ये भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, शहरियों को भी ताउन करना चाहिए। अक्सर ये देखा है कि पुलिस है, ट्रैफिक एहलकार है, चाहे पुलिस है, अच्छा किसी को रोका होता है, पुलिस खड़ी ऐसे इसके मुंह की तरफ देख रही होती है, वो कॉल मिला रहा होता है, कभी किसी को मिला रहा होता है, कभी किसी को मिला रहा होता है। तो बिल्कुल शहरियों को ताउन की जरूरत है। पुलिस वाले आपको हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल माजिद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी माजिद साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? फरजाना सिद्दीक से सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी फरजाना से सवाल करना जी, सुन रही हैं फरजाना? जी मैं सुन रही हूँ। जी फरजाना, ये बताइएगा कि पुलिस वेलफेयर जो है इस वक्त तक पुलिस के अंदर क्या किरदार अदा कर रही है? सॉरी मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। उनका कहना है कि पुलिस वेलफेयर जो है पुलिस के लिए क्या किरदार अदा कर रही है इस वक्त, इसके बारे में तो मालूमात दें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब आपके कॉल करने का। पुलिस वेलफेयर पुलिस के लिए क्या जो है वो किरदार अदा कर रही है, ये सवाल था। जी बिल्कुल, पुलिस वेलफेयर का क्या किरदार है इसका बेहतर जवाब अफसरान ही दे सकते हैं, क्योंकि वेलफेयर फंड्स उनके पास होते हैं और उन्होंने अपने पुलिस एहलकारों के लिए क्या काम करना है, कितने फंड्स आए, कितने फंड्स उन्होंने खर्च किए और कितने नहीं किए और किस मद में खर्च किए, इसका जवाब तो यकीनन वो पुलिस अफसरान दे सकते हैं। अगर कोई मुतासिर पुलिस एहलकार हमसे राब्ता करते हैं कि हमारी वेलफेयर के लिए काम नहीं हो रहा, तो फिर ये होता है क्योंकि ज़ाहिर उनकी जॉब का भी मसला होता है, हम उनको बिल्कुल सामने नहीं लेके आ सकते, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर हम उनको बिहाइंड स्क्रीन रख के किसी भी तरह का जवाब बना के उनके अफसरान तक पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा मसला ये है, मैं इनका सवाल समझ गई हूँ और शायद मैं ये भी समझ गई हूँ कि ये कहाँ से बात करें, लेकिन मैं अब्दुल माजिद साहब से ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसे मुतासरीन है तो वो काइंडली राब्ता
राब्ता करे, हम उनको सामने नहीं लेकर आएंगे, लेकिन उनके मसाइल उनके अफसरान तक जरूर पहुंचाएंगे। वेलफेयर वाला सवाल बिल्कुल ठीक है, जितने फंड दिए जाते हैं वो समटाइम देखने में नहीं आते। अभी इसी पे मैं बात करूंगी, कोरोना आया है तो बहुत ज्यादा मास्क आईजी की जानब से भेजे गए, लेकिन मेरा कुछ रोज कबल अलाइड हॉस्पिटल में जाना हुआ। जब से कोरोना आया मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ, अदरवाइज मेरी रूटीन यही थी, डेली जाना वहाँ पे, सुबह इमरजेंसी केसेस चेक करना, क्योंकि जितने भी फायरिंग के या झुलसने के, जितने भी लड़ाई झगड़े के वाकयात केसेस होते हैं वो वहां से ही रिपोर्ट होते हैं। लेकिन अब मैं खुद नहीं जाती, लेकिन मेरा चंद दिन पहले जाना हुआ तो ये बड़ा अफसोस हुआ देख करके, वहां पे जो पुलिस एहलकार थे उनके पास ना तो सैनिटाइजर है, ना उनके पास मास्क है, ना उनके पास हिफाजती किट्स हैं, और वहां पर मौजूद एहलकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अंदर जाएं, जाके देखें जो केसेस आए हैं उनका नाम वगैरह रिपोर्ट करें और मुतलका पुलिस को बताएं कि आपके अच्छा, पॉइंट चेजिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे, जहां पे अगर कोई छोटा एएसआई है या फिर एहलकार है, उनकी जांच से कोई कार्रवाई की जाती है और बड़ा गैंग पकड़ लिया जाता है, अफसरान बीच में कूद पड़ते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जांच से की जाती है, पॉइंट सारे अफसरान ले जाते हैं, काम किसी और ने किया होता है और पॉइंट चेजिंग कोई और कर रहा होता है। इस हवाले से क्या कहें? बिल्कुल ऐसे ही है, एएसआई हो गए। अच्छा, कुछ मैंने देखे हैं एएसआई जितने भी ये यंग आए हैं पढ़ लिख के, इनमें बड़े एनर्जेटिक हैं, इनके सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, जो सबसे बड़ी बात ये है, बाद में आए हैं लेकिन इनके सोर्सेज बड़े जबरदस्त हैं, इनकी मुखबरी बड़ी अच्छी होती है, इनको पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए इनकी कोशिश होती है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन कार्रवाई करें। वाकई ऐसा होता है, ये बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हैं, अफसरान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं और वो बेचारे ज्यादा से ज्यादा बंदूक लेके अपने अफसरान के पीछे खड़े रह जाते हैं। उनको बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए कि वो बताएं कि हमने किस तरह से रेड किया। हाँ, अगर अफसरान को लगता है कि उनका बोलना मुनासिब नहीं है तो आप कम से कम उनको गाइड कर दें कि आपने इस हद तक बोलना है, आपने इस हद तक नहीं बोलना, आपने ये इशू डिस्कस करना है, आपने ये नहीं करना। अगर वो पूरी बात नहीं बताना चाह रहे कि हमने रेड कैसे कैसे किया, तो कम से कम इतना तो बता दें कि हमने ऐसे किया, उनको पकड़ के ले आए, इतना उनको गाइड करना चाहिए, जरा हाईलाइट हो जाए। एग्जैक्टली, और उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम लोग हाईलाइट हों। और वाकई हनान, आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है, और अगर अफसरान उनको ये इजाजत दे दें तो इससे उनका मोराल बहुत ज्यादा बुलंद होगा, वो बहुत ज्यादा oblige होंगे और वो ज्यादा कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे आना, अपने अच्छे काम को हाईलाइट देखना, ये हर एक की ख्वाहिश होती है। और यकीनन अगर अफसरान ऐसा कर दे तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा oblige होने के लिए, उनकी जब हौसला अफजाई ज्यादा होगी तो कार्रवाइयां भी ज्यादा अच्छी अच्छा, हौसला अफजाई की जब बात आती है, अफसरान की जानब से जो अमाउंट अनाम की मद में उनको दी जाती है वो नाकाफी समझी जाती है, तो क्या कहेंगे, उनका कोई इनाम भी बढ़ाना चाहिए? मतलब नो डाउट बहुत अच्छा चल रहे हैं और ज्यादा सुहेल साहब जो हैं हमारे सीपीओ, उनकी जान से बड़े अच्छे इनामात नवाजे भी गए हैं, बहुत सारे पुलिस अफसरान जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको दिए गए हैं इनामात, लेकिन रिश्वत से बहुत कम होता है उनका प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगी रिश्वत उसे, जब वो कहेगा कि यार बुरा काम करने से इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, अच्छा काम करने से चंद हजार रुपए, तो इसकी इनाम की अमाउंट को भी बढ़ा देना चाहिए। इससे एक कंपटीशन भी बिल्ड हो जाएगा पुलिस अफसरान के अंदर ही, कि हर एक की कोशिश होगी मैं ज्यादा अच्छी कार्रवाई करूं, अच्छा रिजल्ट दूं ताकि मुझे इनाम मिले। देखिए हनान, इनाम की रकम का मुआवजा हम रिश्वत की रकम से नहीं कर सकते। इनाम आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 को बढ़ा के 10,000 कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15,000 25,000 तक चली जाएगी, इनफ है। लेकिन जो रिश्वत है वो लाखों में दी जाती है, करोड़ों में दी जाती है, तो आप उसका मुवाजना उससे नहीं कर सकते कि अगर उसने लाखों की रिश्वत छोड़ी है तो उसको इनाम भी लाखों का दिया जाए, ऐसा हरगज नहीं है। इनकी ड्यूटी ही इस तरह की है, ये जिस सीट पे बैठे हैं, जितना ये डिजर्व करते हैं, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उस हद तक अफसरान को इनको टैकल करना आता है, ये सारा सिस्टम ही इस तरह का है। अगर वो इनकी हौसला अफजाई करना ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करेंगे तो ये वैसी आउटपुट नहीं देंगे, ये वैसा काम नहीं करेंगे जैसे अफसरान ने इनसे जो है एक उम्मीद लगाई होती है। ये जो डिपार्टमेंट है ये वह डिपार्टमेंट है जिसके इख्तियारात लामहदूद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बाद में आप इंक्वायरियां भुगते, आप अदालत में साबित करें। हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी पुलिस आएगी आपको मुझे पकड़ के ले जाएगी, जी क्या मसला है, आप लोग हमें चाहिए, कत्ल के फलां मर्डर में चाहिए, डिकेटी के फलां केस में चाहिए, एक दफा तो हम चले गए, हमारे घर वालों को टेंशन होगी, हमारी फैमिली को टेंशन होगी, फ्रेंड्स को टेंशन होगी, हम हवालात में चले गए, उन्होंने लिख दिया, हम उनके खिलाफ अफसरान को शिकायतें देंगे, हम अदालत में जाएंगे, हम अदालत में साबित करेंगे, वो एक बात की बात है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जिसे ऊपर से लेके नीचे तक ठीक करने की जरूरत है। अगर ठीक ये नहीं होता तो उससे मसाइल दिन ब दिन ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो फरजाना बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के शो के अंदर आए और बड़ी मुफीद मालूमात हैं जो आपने शेयर की थी। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं अब ब्रेक के बाद हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट होगा। अगर कोई शहरी लाइव कॉल करके किसी भी किस्म की रेसिपी पूछना चाहता है तो शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे, पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाजरीन, अगर आप अपनी शख्सियत को संवारना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन हो। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब जो कि जनाह कॉलोनी में आइडियल बेकरी के फ्रंट पे मौजूद है, उनकी जानिब से, जबकि ड्रेसिंग जो है वो लिबास वालों की जानिब से बनाई गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन ड्रेसिंग आप भी करें तो आप लिबास पे जाएं, जो कि सूसा रोड पे फैज़ान मदीना चौक में उनकी आउटलेट मौजूद है। तो वहाँ पे जाके अपनी मनपसंद शॉपिंग करने के बाद आप बेहतरीन अपनी शख्सियत को जो है वो संवार सकते हैं। तो किचन का सेगमेंट नाज़रीन स्टार्ट हो चुका है। किचन में चलते हैं, शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते हैं कि आज शेफ सलमान क्या बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या बनाने जा रहे हैं आज की रेसिपी में, क्या होगा? हम नाज़रीन को आज क्या नया बनाना सिखाएंगे? आज हम बनाएंगे चिकन बाइट्स और चिकन चाउमीन। चिकन बाइट्स तैयार की जाएंगी। अच्छा जी, चिकन बाइट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये बड़ी मुनफरिद डिश है और ये स्नैक्स के तौर पे भी समटाइम यूज़ हो जाती है। और घरों के अंदर अगर बात की जाए तो स्पेगेटीज वगैरह काफ़ी बनाई जाती हैं स्नैक्स के तौर पे। तो आज मैं चाहता हूं इसकी 1 बाय 1 रेसिपी बताएं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ होंगे, इस हवाले से बताएं। इंग्रेडिएंट्स इसके बता दूं, हमें चिकन चाउमीन की सबसे पहले मैं आपको रेसिपी डिस्क्राइब करता हूं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, चिकन का साइज यहाँ पे बड़ा मैटर करता है कि चिकन का साइज हमने एक साइज का कट कर लिया है, चिकन जूलियन साइज का। यानी इसमें चिकन की कटिंग भी जैसे वो हमने लास्ट डे में वो बनाई थी जल फ्रेजिंग के अंदर भी चिकन की कटिंग जो है वो जूलियन रखी थी, तो स्पैगेटी के अंदर भी जूलियन कटिंग ही जी, जैसा कि इसकी वेजिटेबल की भी सब कटिंग जूलियन है और इसकी चिकन की भी कटिंग जूलियन ही होगी। वेजिटेबल ये दिखा देते हैं। वेजिटेबल्स की कटिंग भी इसमें वेजिटेबल्स कौन कौन सी यूज होंगी? कैरेट यूज होगी, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और ऑनियन, सबकी हमने जूलियन कटिंग कर लेनी है। चिकन की भी जूलियन कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इसका मैं मेथड बता दूं आपको। सबसे पहले आपने कोई कढ़ाई वगैरह ले लेनी है। कढ़ाई लेके आपने उसमें ऑयल डालना है, उसमें आपने डालनी है चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद जो आपका चिकन है आपने उसको सौते करना है। उसमें स्पाइसेस डालने हैं, आपने विनेगर डालना है, सोया सॉस डालनी है, ब्लैक पेपर डालना है, चिकन पाउडर डालना है और क्रश चिली, रेड क्रश चिली डालनी है। अच्छा, आपने चिकन की ना हल्की सी भुनाई करनी है। जब चिकन आपका भून जाए, साथ में आपने फिर वेजी ऐड करनी शुरू कर देनी है। सबसे पहले आपने गैबेज ऐड करनी है, गैबेज के बाद आपने कैप्सिकम ऐड करनी है, फिर कैरेट ऐड करनी है। वेजी आपकी मतलब सारी ऐड हो जाए तो आपने उसको अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। देख लेना जब वेजी भी हल्की सी आपकी पक जाए, उससे स्पैगेटी आपने ले लेनी है, उसको बॉयल कर लेना। उसका बॉयल करने का मेथड ये है, पानी आपने ले लेना, उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद जब आपने पानी आपका देखना आपका उबलने लग गया, आपने स्पैगेटी उसमें डाल के आपने उसका फ्लेम स्लो कर देना, बिल्कुल स्लो कर देना। आपका मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में आपकी स्पैगेटी बॉयल हो जाएगी। अगर आपके पास स्पैगेटी नहीं है, अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप इसकी डो रेडी कर सकते हैं। इसकी डो में आपको फ्लोर चाहिए और अंडा चाहिए। अंडा आप ऐड करके आपने इसकी डो बना लेनी है, जैसे घर में हम आटा। लेकिन इसके लिए काफी एक्सपर्टीज चाहिए होती है क्योंकि इसकी डो आम तरीके से नहीं बनती, उसके लिए आपका हाथ पूरी तरह सेट होना चाहिए। हाँ जी, ये है, इसी वजह से आप मार्केट से ले सकते हैं, इजीली मिल जाती है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है नाज़रीन, तो हमने मार्केट से जो अवेलेबल है वो तैयार कर लिए, ले ली है और इसी को हम पकाएंगे। इसके अंदर डालते हैं, इसमें डाला जाएगा। जी मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, पानी हमने अपना बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। हाँ। इट मीन इसका 100+ टेम्परेचर चला गया। उसमें ऑयल भी ऐड किया है मेरा? इसमें ऑयल ऐड करना है। अच्छा, ऑयल कौन सा ऐड करना है? ऑयल हमने हबीब कुकिंग ऑयल, हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर बनाया जाएगा। नाज़रीन, हबीब कुकिंग ऑयल की अगर खासतौर पर बात की जाए तो इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है। विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए, डी और ई मौजूद है। विटामिन ए आपकी विजन, डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और ई आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतर है। फ्लॉ कैटलिस्ट भी इसके अंदर मौजूद है। तो अगर ऐसे मरीज जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है कि वो हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें क्योंकि ये दिल का मामला है। और इसके साथ साथ हबीब बनास्पति भी यहाँ पे मौजूद है। अगर ऐसे लोग जो कि हंडिया का ज्यादा इस्तेमाल घी के अंदर करते हैं तो हबीब जो बनास्पतियों से इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि 20% फैट, ट्रांस फैट जो है वो आम कुकिंग बनास्पति जो है उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन हबीब बनास्पति के अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट पाया जाता है, विच मीन ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। डबल रिफाइन तरीके से इस्तेमाल किया गया और इसके साथ साथ खास तौर पे इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड है। विटामिन ए, डी और ई मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ
जबरदस्त हो और टेस्टी खाने भी खाएं तो उसके लिए मार्केट में जाके सबसे पहले जो आपकी चॉइस होनी चाहिए वो हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब बनास्पति की होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं इसे अब इसमें डाला जाए ताकि मैं शेफ सलमान की कुछ हेल्प करूं। अच्छा शेफ सलमान, ये बाजूकात लोग तोड़ के भी डालते हैं, तो इसे तोड़ के हम डालेंगे? तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपने इसको डालना है, इसने अपना पानी के साथ इसी के अंदर हो जाना है। हाँ। इसमें ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखा जाएगा और जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा खुद ही इसने पानी के अंदर इसके अंदर चले जाना। बस बहुत बहुत। अच्छा, इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। बॉयल होने के बाद जिस बर्तन में हमने इसको डालना है उसमें आपने सबसे पहले बर्तन को ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद जब ये अपना रेडी हो जाएगी, इसको हमने ठंडे पानी के नीचे रख के बाद में इसके ऊपर ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना ताकि ये आपस में जुड़े ना। अच्छा, स्पैगेटी हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छा, वैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो अनजान बंदे जिनको पता नहीं होता इसे पकाना कैसे, वो जब इसे तैयार करते हैं सबसे पहले ये जुड़ना शुरू हो जाती है और अजीब सा इसका टेक्सचर बन जाता है और टेस्ट भी जितनी जैसे ये अलग अलग रहेगी इसकी लुक अच्छी आएगी, ये दिखने में भी अच्छी और टेस्ट प्रेजेंटेशन बेहतर होगी और प्रेजेंटेशन के साथ साथ टेस्ट पे भी इफेक्ट करती है। इसीलिए आपने जब इसको रेडी कर लेना आपने ठंडे पानी के नीचे रख देना। ठंडे पानी के नीचे रखने के बाद आपने इसको ऑयल लगा के अच्छे से मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद आपने अपना जो भी कंटेनर आपका होगा उसमें रख लेना। अच्छा, मेथड आपका वेजी हमारी जहां तक अपना बन गई थी, वेजी जब देख लेना कि वेजी पक चुकी है, हमने जो हमारी स्पैगेटी है हमने इसको उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना और इसकी प्रेजेंटेशन कर देनी है। इसके साथ साथ मैं आपको चिकन बाइट्स की रेसिपी बता देता हूँ। चिकन बाइट बहुत ही इजी और बड़ा ही टेस्टी, आप स्नैक्स के लिए, एपेटाइजर के लिए, आप पार्टी वटएवर जो आपका दिल करता है। मतलब मूवीज देख रहे हैं, घरों के अंदर क्वारंटाइन नाज़रीन चल रहा है, तो अगर आप मूवी देख रहे हैं, अपना वक्त अच्छे से पास कर रहे हैं, तो आप चिकन बाइट्स तैयार कर रहे हैं साथ में मजे मजे की ठंडी कोल्ड ड्रिंक पे, तो आपका सुहाना वक्त गुजरेगा जी। अच्छा, इसका चिकन की मैं कटिंग बता दूं। चिकन सबसे पहले हमने इसको क्यूब कट में कर लेना। ये मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, चिकन क्यूब्स में कट करने का ये होता है इनके अंदर वो पिंस जो हैं वो लगा दी जाए, लगती है इसकी, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सी बन जाती है। अच्छा, चिकन की कटिंग हमने ऐसे कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करके हमने इसको रख देना। अच्छा, इसकी मैरिनेशन में लेमन जूस, ब्लैक पेपर, रेड चिली, सॉल्ट और चिकन पाउडर जाएगा। अच्छा, मैरिनेट करके आपने आधा घंटा के लिए आपको इसको फ्रिज में रख देना। फ्रिज में रखने के बाद हमने इसका बैटर रेडी करना है। अच्छा, इसके बैटर में ये जाएगा, फ्लोर आपने ले लेना है, 1 कप फ्लोर ले लेना, 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेना और 1 अंडा, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, इसके बैटर में मैं बता दूं स्पाइसेस ऐड करने हैं, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने उसमें जर्दा कलर, फूड कलर भी ऐड करना है ताकि उसका वो लुक भी अच्छी है। आपका येलोइश लुक का है, उससे जरा जबरदस्त लगती है, जो लगता है बड़ी बेहतरीन और रिफाइन तरीके से इसे फ्राई किया गया। बैटर उसका रेडी हो जाएगा। जब बैटर आपने बिल्कुल थिक रखना है, थिक रेडी हो जाएगा, बाद में हमने जो हमारा मैरिनेट चिकन होगा, चिकन को हमने बैटर के अंदर डाल देना, उसे अच्छे से मिक्स करके हमने फ्राई कर लेना। फ्राई टेम्परेचर मैं बता दूं 150 होना चाहिए। 150 पे आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई आपने सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए करना है। उसके बाद आपने इसको हाफ डन करके निकाल लेना। उसके बाद अगर आप घर में या पार्टीज में भी बनाना चाहते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में रेडी करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ज्यादा इसको हाफ डन करके रख लेना है। हाफ डन करके जब आपका वो टाइम आता है या सर्विंग का आता है, तो आपने फुल डन दोबारा उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना। आपके चिकन बाइट्स रेडी हो जाएंगे। दोबारा फ्राई करने का मकसद ये होता है, जो चिकन अंदर से होता है वो पक जाता है और जो उसका ऑयल होता है वो ऑयल छोड़ जाता है। बिल्कुल। बाद में इसकी आपने प्रेजेंटेशन कर लेनी है और आपने सर्व कर लेना। स्पैगेटी आपको दिखाते जाएं, जैसे कि अपना बताया था कि ये मेल्ट होना शुरू हो गई है और रच रही हैं, और ऑयल जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया उसकी वजह से आपस में ये जुड़ेगी नहीं। और नाज़रीन ने जितनी सॉसेज और स्पाइसेस बता दी हैं शेफ सलमान में, मुझे लग रहा है कि आज बड़ी जबरदस्त डिश जो है वो तैयार होने जा रही है। तो हमारे साथ आज कुछ गेस्ट भी मौजूद होंगे, तब तक मैं चाहता हूं शेफ सलमान इसे रेडी करें ताकि जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकूं। नाज़रीन, अगर खास तौर पर बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की, तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोग जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, उनको अगर वर्स्ट कंडीशन में जाते हैं तो उनको प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। अब प्लाज्मा डोनेट कौन कर सकता है? ये वही शख्स डोनेट कर सकता है जो कि कोरोना वायरस की तशखीस जिसके अंदर हो चुकी हो और वो उससे रिकवर कर गया, और रिकवर होने के बाद एंटीबॉडीज जो हैं उसके अंदर, बॉडी के अंदर, और प्लाज्मा जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है और इतनी क्वांटिटी में बन जाता है कि वो दूसरे को भी जो है वो दे सकता है, और उसके प्लाज्मा डोनेट करने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी बच सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। अब मसाइल क्या हैं
कि जो शख्स कोरोना वायरस में मुब्तला है और तबीयत खराब है, उसके घर वालों की जानब से अगर किसी प्लाज्मा डोनेट करने वाले शख्स को ढूंढा जाता है तो बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आई, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ कि लोग अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं। लेकिन चंद लोगों की वजह से सभी को बुरा कहना ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर रहे हैं। उनके अंदर हमारे शहर के जवानों की भी एक बड़ी तादाद है जो कि मौजूद है, और पाकिस्तान भर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि अब एनजीओज के साथ मिलकर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए वर्किंग जो है उनकी जारी सारी है, और बहुत सारे लोगों से प्लाज्मा डोनेट करवा भी दिया गया है। तो हमारे साथ आज खास तौर पे कुछ सोशल वर्कर्स मौजूद हैं जो कि प्लाज्मा के हवाले से और थैलेसीमिया के पेशेंट्स के हवाले से एक बड़े ही ज़बरदस्त काम है जो कि वो सरअंजाम दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। तो हमारे साथ ज़िशान अहमद अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर हैं, और उनके साथ साथ सना नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं। तो आप दोनों को बहुत वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूँगा ज़िशान अंसारी की तरफ चलूँ। ज़िशान, क्या कहेंगे आप, मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोग परेशान थे कि अगर खुदा न खास्ता उनमें कोरोना पॉजिटिव आ जाता है और वर्स्ट कंडीशन के अंदर जाते हैं तो उनको अल्टीमेटली प्लाज्मा की ज़रूरत पड़नी थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो कि प्लाज्मा बेच रहे थे और प्लाज्मा बेचने की वजह से वो अफोर्ड करना मुश्किल हो गया था। लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्लाज्मा लेते भी हैं और आगे डोनेट भी करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी मैं अपने नाजरीन को अपना तारुफ कराना चाहूँगा। इलिया केयर होम की जानिब से हमने ये प्लाज्मा कोविड-19 फ्री सर्विस मुतारिफ करवाई। इसको शुरू करने का मकसद ये था, जो सुनने में आ रहा था, ये देखने में आ रहा था कि कुछ लोग इस पे भी बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें एक खातून की कॉल आई, वो कहती हैं जी हमें प्लाज्मा चाहिए। ये तकरीबन 4 जून की बात है गालिबन। तो 6 तारीख को हमने तकरीबन 2 दिन तक मैंने और सर कामरान ने मुख्तलिफ फैसलाबाद के डॉक्टर के साथ मीटिंग की है इस हवाले से, प्लाज्मा के हवाले से। 8 तारीख को हमने ये स्टार्ट किया है। उसके अलावा फील्ड में और भी बहुत से सोशल वर्कर या एनजीओज़ काम कर रहे थे, हमने उनको सबको साथ मिलाकर ये सिस्टम हमने एक बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप पे एतमाद हो जाता है, हमें शुरू में हर्डल ज़रूर आई हैं, लेकिन जब आप पर आपके लोग, आपकी आवाम एतमाद शुरू करने लग जाती है, फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं होती। फैसलाबाद में सबसे पहले जो प्लाज्मा डोनेट किया है हमारे सर कामरान हैं, उन्होंने खुद से प्लाज्मा डोनेट की है। यानी जो इस एलिया होम केयर को चला रहे हैं जी जी, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की कि अगर मुझे कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, मैं रिकवर कर गया हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूं, तो आप सब भी कर सकते हैं जो कि कोरोना से रिकवर कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक खातून की कॉल आई, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि जी हमें प्लाज्मा चाहिए। तो वो सुनकर काफ़ी ना शौक भी लगा, और उस टाइम हमें नहीं पता था कि हम ये किस तरीके से करेंगे या किस तरीके से हम कर पाएंगे। लेकिन वो जिस तरीके से कह रही थी, नहीं हमें पता है जी आप कर लेंगे, आपने कोविड के हवाले से एलिया की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे पता है आप ये भी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, हमारा काम कोशिश करना है। हमने एक स्टेप उठाया, उसमें सिस्टम के साथ दूसरे लोग जुड़ते गए। फिर इस तरह हुआ, इस्लामाबाद से डॉक्टर्स की टीम ने हमारे साथ रब्ता किया, मुल्तान निशर हॉस्पिटल से, लाहौर से। इस वक्त तकरीबन हम पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से लोग अटैच हैं, डॉक्टर्स अटैच हैं, सोशल वर्कर हमारे साथ अटैच हैं। हमने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें लाहौर को सुबहान साहब हैं वो डील करते हैं, कराची वाले को मैं डील करता हूँ, इस तरह सरगोदा है, मुल्तान है, रहमयार खान है, पाकपतन है। तो एक अच्छा फीडबैक मिला है लोगों की तरफ से, अच्छी पजीराई मिली है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ ये है कि डोनर को भी नहीं पता कि आपका जो प्लाज्मा है वो एक पेशेंट को लग सकता है या दो लोगों को लग सकता है। ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है या वो जो लैब वाले हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो पेशेंट को भी बताएं। अब एजुकेट करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि आप जो एहसन कदम उठा रहे हैं उससे एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां बच सकती हैं। और ये इसमें कुछ अमल दखल पेशेंट की सिवियरिटी पे भी होता है कि उसको कितना प्लाज्मा जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा, कितना नहीं। ये डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट को 250 ml प्लाज्मा लगना है, किसी को 500 ml लगना है। तो यहाँ पे एक तो जो डोनर है उसका एतमाद जीतना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक बात जानता हूँ कि आप कोई भी काम अगर सच्ची लगन के साथ, नियत के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है, और उसका रिजल्ट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में 300 से ज़ायद लोगों को हम प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। तो इस पे ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक फ़ख्र का बायस है कि हम इस मुश्किल वक्त में
अपनी कौम के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए हम अपना जो कुछ कर सकते हैं, अगर हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े इस मुल्क की खातिर, तो हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल। करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा नेक अमल है कि जिसमें अल्लाह ताला की भी खुशनुदी हासिल की जा सकती है और इंसानियत भी बचाई जा सकती बाकी है। और गोया जितना- जिसने एक इंसान को बचाया, बिल्कुल ऐसे ही। उसने पूरी इंसानियत इंसानियत को को बचाया। बचाया। तो हमें इंसानियत को बचाने के लिए जो है वो सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर ऐसे बैठे हैं जो कि इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है कि वो कोरोना पेशेंट को रिकवर करने के लिए प्लाज्मा को खरीद सकें। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें सना नासिर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि स्पेशल बच्चों और इसके साथ साथ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त काम है जो कि इनकी एनजीओ की जान से की जा रही है। और ऐसे बच्चे जो कि मुआशरे की तरफ से इग्नोर किए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उनकी माजरत चाहूँगा, उनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इनकी जान से काम किया जा रहा है। तो सना, क्या कहेंगी, किस तरह से थैलेसीमिया के पेशेंट्स को बचाया जाता है और इसके साथ साथ जो स्पेशल बच्चे हैं उनको टेक केयर किस तरह से की जाती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और ये मौका दिया कि हम अपना मैसेज पूरे फैसलाबाद तक ये पहुँचा सकें। और बेसिकली माई सेल्फ इज़ अ थैलेसेमिक मेजर। मैं खुद एक थैलेसेमिक पेशेंट हूँ और मुझे इस बात का बेहतरीन अंदाज़ा और इस तकलीफ़ का बहुत अंदाज़ा है कि कितनी एक मुश्किल होती है एक ब्लड डोनर अरेंज करने में। एक थैलेसीमिक बच्चे के वालिदैन को जिसे पता हो कि एक महीने में ब्लड 2 बार एटलीस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी ही होनी है, क्योंकि ब्लड इज़ लाइक अ फूड फॉर देम। हमें चाहिए फूड या ऑक्सीजन, पानी, ये सब। थैलेसीमिक को चाहिए जस्ट ब्लड। उनको कोई गर्ज नहीं है उन्हें रोटी मिले, उन्हें खाना मिले, उनको ब्लड चाहिए। तो मुझे बचपन से इस चीज़ को मैं देखती आ रही थी कि किस तरह मेरे पेरेंट्स, किस तरह उन बच्चों के पेरेंट्स, मेरे भाई बहन किस तरह देख रहा है, कोई अपने दोस्त को कह रहा है, कोई किसको मिन्नत समाजत करे कि जी मेरी सिस्टर को ब्लड चाहिए। तो वो मैं देख रही थी और वो बड़ा मुश्किल लम्हा होता है, बहुत मुश्किल और तकलीफ लम्हा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास बहुत डेडिकेटेड डोनर्स हैं और ये कौम में बहुत जज्बा है कि जिस सिर्फ इनको अवेयरनेस देने की देर है, माशाल्लाह हमें आज तक शॉर्टेज नहीं हुई, ब्लड शॉर्टेज नहीं हुई। इवन कभी कभी ज्यादा हो जाता है, जरूरत से भी ज्यादा, क्योंकि लोग यहाँ पे दर्दे दिल बहुत रखते हैं। लेकिन बात यह है कि आपका एम बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई में इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। और जब ये वाकयातन लोगों को ये सच में पता चल जाता है कि ये लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा शहर उमड़ आता है। एग्जैक्टली वही बात आ गई, जब तक आपकी नीयत नेक तो आपके सब काम जो है वो चलते जाएंगे। सिर्फ एक नियत करने की देर होती है कि जी आपने इस चीज को करके रहना, और नियत अच्छी है तो आपके साथ अल्लाह भी देगा और पूरी कौम भी देगी। आप क्या कहेंगी, कितने पेशेंट्स हैं जिनको थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जिनको आपकी एनजीओ की जान से रोजाना की बुनियाद पर ट्रीट किया जा रहा है? हमारे पास अब तक के 5,000 to 6,000 पेशेंट्स हैं। 6,000 पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया, सिर्फ थैलेसीमिया की बात करें। और डेली के हमारे पास 30 to 40 पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। लाइक आप कह लें कि हमें डेली के 30 से 40 बैग्स तो चाहिए ब्लड के। अच्छा, अब ये कहाँ से करना है, कैसे करना है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फाउंडेशन, सुंदर फाउंडेशन, इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशंस कितनी आ जाती हैं रोजाना के, कितने बैग्स हैं जो कि आपको डोनेट हो जाते हैं ब्लड के? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सपोर्ट किया। रमज़ान में जैसे दावत इस्लामी वालों ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह इतना ब्लड उन्होंने डोनेट करवाया अपनी पूरी जितने भी उनके मदारिस हैं या। अच्छा सना, ये भी तो देखने को मिलता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप बड़ा रेयर होता है, जैसे वो नेगेटिव हो गया, कुछ इस तरह के ब्लड ग्रुप से भी रिलेटेड बच्चे होते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स। अब उनके लिए ब्लड को अरेंज करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, वो किस तरह से? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मतलब जितने भी नेगेटिव ग्रुप्स हैं ना, इतना मुश्किल है उनको फाइंड करना। और फिर वो डोनर्स, जो नेगेटिव डोनर्स होते हैं ना, उनकी परसेप्शन बनी होती है कि खुदा ना खास्ता हमारी फैमिली में जरूरत पड़ जाए, हम उसके लिए फेवर कर लेते हैं।
तो ये एक बड़ा मुश्किल होता है उनसे उनको कन्विंस करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव ग्रुप्स को भी हमारे इदारे में डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। समटाइम्स ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव के हवाले से शॉर्टेज होती है, बट माशाल्लाह सोशल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा है कि हम लोग एक मैसेज जस्ट पोस्ट करते हैं और हमारे पास सैकड़ों डोनर्स आ जाते हैं। मतलब अगर किसी को जरूरत पड़ती है उसके लिए मुश्किल पेश नहीं आती। हाँ, नेगेटिव ग्रुप्स का थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उनको आप भी मैनेज कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हो सकता है कि उनके अगर ज्यादा डोनर्स नेगेटिव ग्रुप के आते हैं, आप उनको स्टोर कर लेती हो ताकि बार बार उनको यूज किया जा सके। और एक ब्लड के बैग को आप कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसके हवाले से भी? जी, नेगेटिव बेसिकली थैलेसीमिक पेशेंट को लगते पैक सेल्स हैं, तो हम लोग पहले से ही उनको स्टोर करके रखते हैं। एक ब्लड का बैग है, उसे कितने देर तक स्टोर कर सकते? उसको आप 20 to 25 डेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। 20 to 25। इसके बाद क्लॉट्स बनना, इसके बाद क्लॉट्स और मल्टीपल रिएक्शंस और इस तरह की चीजें जो है ना, वो बाद में पेशेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। तो इट्स बेटर कि आप विद इन 20 डेज से पहले आप उसको। तो हम लोग ये करते हैं कि अगर हमारे पास अगर हो गया ब्लड ज्यादा हो गया तो हम स्पेशल पेशेंट्स को कॉल कर देते हैं कि आपकी एचबी लेवल अगर 8 से नीचे है, 8 है, तो आप आ जाएं ट्रांसफ्यूजन करवा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना माशाल्लाह अरेंज होता है, स्टोर होता है कि हम पेशेंट्स को खुद कॉल करते हैं कि आपकी एचबी लेवल कम है और आएं और ट्रांसफ्यूजन करवाएं। ठीक है। दूसरा, आप ये भी बता रहे थे कि टेस्ट की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं आपकी फाउंडेशन की तरफ से। बिल्कुल, ये कोविड-19 के हवाले से जैसे हमें रिक्वेस्ट आती है डेली बेसिस पे, हमें कोई मतलब 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट आती है प्लाज्मा के हवाले से। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज और पीसीआर नहीं करवाया होता, क्योंकि तो फिर हम उनका और उनमें सिम्टम्स अगर कोई आया हुआ है तो हम उनके टेस्ट के एक्सपेंस, इवन अगर आउट ऑफ सिटी से भी हमें कितनी कॉल्स आती हैं कि जी हम प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं बट हमने टेस्ट कोई नहीं करवाया हुआ, आप करवाना चाहते हैं तो करवा लें। तो ये एक जेन्युइन चीज है, हम टेस्ट उसके करवा लेते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे कर देते हैं वो हम। बट समटाइम्स हमें लोग डिमांड भी करते हैं कि इतना हम चार्ज करेंगे, तो उनको फिर हम रिफ्यूज कर देते हैं। और हाँ, जब हम प्लाज्मा नेक काम के लिए पैसों का चार्ज करना ये मुनासिब चीज नहीं है। और लोग कर रहे हैं, मतलब कितनी डिमांड करें, हम लोग उस टाइम स्पीचलेस होते कि एक जिंदगी की बचाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप आगे से डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है प्लाज्मा के हवाले से, तो हम अटेंडेंट को ये खास तौर पे मैसेज देते हैं कि हमारी साइड से कोई भी डोनर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वो किसी किस्म की डिमांड करे, या तो आपने हमें बताना है या फिर उसको रिफ्यूज कर देना, हम आपको नेक्स्ट डोनर अरेंज कर देंगे। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है जो कि आपकी एनजीओ की जान से उठाया जा रहा है, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे, और जितने ज़्यादा लोग हो सकें उनको बचाने का मौका मिलता है आप बचा रहे हैं। बल्कि मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा, ऐसे लोग जो कि कोरोना से रिकवर कर गए और अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करें, क्योंकि इनके राब्ते और भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। तो हमारे साथ ज़िशान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ज़िशान साहब, कितने पेशेंट्स हैं जो प्लाज्मा है आपको डोनेट कर रहे हैं, और आगे कितने पेशेंट्स हैं जिनको जो कि इस प्लाज्मा से मुस्तफीद हो रहे हैं? तकरीबन मोस्टली डोनर्स का जो एक प्लाज्मा होता है 2 लोगों की लग रहा है तकरीबन, लगभग अब तक तकरीबन हम 300 लोगों को प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। 300 का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह इनसाइड ऑफ फैसलाबाद, पाकिस्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान। जी हाँ, मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन ज़्यादा जो हमारा काम हो रहा है फैसलाबाद और लाहौर में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। 300 का मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 600 लोगों को हम 300 बंदों से आपने प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया है जी, और वो आगे 600 बंदों में इंजेक्ट किया गया, क्योंकि एक शख्स से लिया गया प्लाज्मा 2 लोगों के लिए इनाफ होता है। जी ठीक है। तो इसके साथ साथ ये भी बताएं कि लोगों का जज्बा कैसा है प्लाज्मा देने। जैसे ये बता रहे थे कि कुछ पैसे डिमांड करते हैं, लेकिन कुछ तो आपको ढूंढ रहे होते हैं कि यार मैं किसी नेक काम में पार्टिसिपेट करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ? देखें, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि एतमाद की बात है। जब लोगों का आप पे एतमाद बन जाता है, लोग आपको खुद ढूंढते हैं। कल भी मुझे लाहौर से तोकीर साहब की कॉल आई है, कहते जी मैं प्लाज्मा डोनेट करना चाह रहा हूँ। हमारे उधर लाहौर में डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर फारूक साहब, मैंने उनसे रब्ता किया तो उन दोनों का मैंने आपस में बेसिकली आप यूँ कह लें कि हम डोनर और पेशेंट के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर फैसलाबाद में हो तो फिज़िकली मैं, सुभान या एक लड़का उज़ैर है, सर कामरान, हम खुद जाते हैं
क्योंकि काफ़ी चीज़ें नेगेटिविटी सुनने में मिल रही है। तो हम इस चीज़ को, अव्वल तो जो लोग डिमांड करते हैं उनको तो हम बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर देते हैं ना। हमें भी हुई है शुरू में डिमांड, लेकिन अब जो ज़्यादातर लोगों का जो जज्बा है मैं नहीं बता सकता। वाकई हम जिंदा कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। बस कहने का मकसद ये है कि यार मुस्बत चीज़ों को आप उजागर करें। इतना जो मुश्किल वक्त है, आप खा किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी बनकर एक हजूम नहीं बल्कि एक कौम होने की कौम बनने की जरूरत है। और ये कौम बनेंगे तो इस मुश्किल घड़ी से हम निकल सकते हैं, और इंशाल्लाह निकलेंगे भी। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमने बहुत बड़े मसाइल जो हैं हमारी कौम ने फेस किए, तो ये कोरोना का मसला भी इंशाल्लाह एक दिन हल कर लिया जाएगा। तो ब्रेक का एक वक्त हो चुका है, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे और इसी चिट चैट को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्पैगेटीज जो तैयार की जा रही हैं उनके लिए हमने चिकन जो है वो रेडी कर रहे हैं और वेजीज भी डाल दी गई हैं और उसको फ्राई किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं फर्दर शेफ सलमान इस हवाले से गाइड करें आपको कि कहां तक हमारी रेसिपी पहुंच चुकी है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, चिकन हमने फ्राई कर लिया था, वेज भी ऑलमोस्ट हमारी फ्राई हो चुकी है। हमने 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसमें स्पैगेटी ऐड कर देनी। स्पैगेटी को 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसके साथ मिक्स करना है, उसकी हम सर्विंग कर देंगे। अच्छा, आज हमने मैरिनेट इधर ही किया है चिकन, ये दिखा दूं, ये चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, ये बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद इसकी भी सर्विंग आपको। लेकिन शेफ सलमान, फ्राई आज आप ही करेंगे, मुझे लग रहा है काफी डेंजरस काम है क्योंकि ऑयल काफी ज्यादा है और गर्म भी है। हाँ, और मुझे लग रहा है इसके छींटे आज काफी उड़ेंगे, इसलिए मैं इसे तैयार करूंगा, आप इधर तैयार कर लीजिए। तो अभी हम इसे मैरिनेट हो चुका है, इसकी पेस्ट इसके ऊपर लगाएंगे। जी मैं आपको कर दिखा देता हूँ। तो जो आप देख सकते हैं कि शेफ सलमान जो है, अब हम जगह थोड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो डेंजरस काम है वो मैंने शेफ सलमान को दे दिया है। तो पेस्ट जो तैयार की गई है उसके अंदर ख़ास तौर पे शेफ सलमान जो है मैरिनेटेड चिकन डालेंगे और डालने के बाद इसे फ्राई किया जाएगा और फ्राई करने के बाद इसमें टूथपिक्स जो हैं वो लगाई जाएंगी और मज़े के आपके जो चिकन बाइट्स है वो तैयार हो जाएंगी। तो शेफ सलमान इस वक्त देख सकते हैं कि आप चिकन को फ्राई कर रहे हैं ऑयल के अंदर। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर क्या रखना है शेफ सलमान? मैं चाहता हूं आप साथ साथ इस हवाले से भी बताते जाएं, क्योंकि मैं ये काम तो कर रहा हूं तो थोड़ा सा माइक भी आपका पकड़ता जाऊं साथ साथ। फ्राइंग के लिए हमेशा एक चीज याद रखनी है, आपका 150 टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपकी अगर आपकी वो बोनलेस चीज है उसके लिए आपको 7 मिनट लगेंगे। अगर आपने फुल डन करना है, अगर आपको कोई चिकन पीस है या बड़ा पीस है, उसके लिए आपको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे जी। शेफ सलमान इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिजी हैं और साथ साथ चिकन बाइट्स जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और स्पैगेटी का चिकन भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। वेजीज भी हम फ्राई कर रहे हैं और तकरीबन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक यानी 60 सेकंड तक इसे और रेडी किया जाएगा और रेडी करने के बाद इसमें ऐड कर दिया जाएगा स्पैगेटी। जी, स्पैगेटी को ऐड कर देंगे। हाँ, स्पैगेटीज को अच्छा, फ्राई होने के लिए हमने रख दिया है। स्पैगेटी की वेजी ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। अच्छा, वेजीज भी, कैबेज भी हमारी रेडी। अच्छा, कैबेज बाद में डाली है आपने, इसकी क्या वजह है? कैबेज आप पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सॉसेस का इसमें बड़ा कमाल होता है, ये खास तौर पर सॉसेस का बता दूं, सॉसेस आपने इसमें एंड में ऐड कर लेनी जब आपकी वेजी सारी ऐड हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, इससे टेस्ट इसमें डेवलप ही सॉसेज की वजह से होता है। चाइनीज खाना कोई भी आएगा ना उसमें सॉसेज तो मस्ट है, खासकर अगर ये हमारी डिश देखी जाए चाउमीन, इसमें तो सॉसेज मस्ट है। अच्छा, टेम्परेचर को थोड़ा रेज कर दिया गया है। हाँ जी, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसी वजह हम अपना फ्लेम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, इसको जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरा ख्याल है चिकन बाइट्स भी काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी हैं, लेकिन अभी उनको कुछ वक्त दरकार है। तो हम चाउमीन कब तक इसमें ऐड करेंगे? मेरा ख्याल है अब ऐड कर दिया जाए चाउमीन को, टेस्ट कर लिया जाएगा तो पक गया है या नहीं पका। तो शेफ सलमान इस वक्त टेस्ट करेंगे और इसका टेस्ट बताएगा कि इसमें अब हम चाउमीन को ऐड करेंगे या नहीं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक पक चुका है और चाउमीन जो हैं वो अब ऐड किए जा रहे हैं शेफ सलमान की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ख़ास तौर पे जो चाउमीन तैयार किए गए हैं ये चिपक नहीं रहे आपस में और क्लस्टर नहीं इनका बन रहा। तो क्लस्टर ना बनने की वजह भी यही है
कि जो रेसिपी शेफ़ सलमान की तरफ से बताई गई थी कि आप इसके अंदर जो है वो ऑयल ऐड करें और ऑयल ऐड करने के बाद जो है इसको फ्राई किया जाए ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो अभी इसको मिक्स करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ शेफ़ सलमान आप थोड़ा सा हाथ बता दें इस हवाले से, और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा गाइड कर दें लोगों को कि कितनी हद तक तैयार हो चुकी है और कितना टाइम और लगेगा इसे। जी ऑलमोस्ट ये सारी हमारी रेडी हो चुकी है, बस हमारी ये मिक्स करना रेडी रह गया है। मिक्स करके हमने इसकी सर्विंग कर देनी है। ठीक है, अच्छा मिक्स- एक चीज ये देखनी है, जब आपने स्पैगेटी डाल देनी है तो आपने इसको स्टेयर को बड़े ना आराम से घुमाना है ताकि जो स्पैगेटी है ना वो टूटे नहीं। वो टूटे ना, वो बिल्कुल बड़ी ही रहनी चाहिए। वो जितनी मतलब बड़ी रहेगी ना उतनी उसकी लुक अच्छी आएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लुक अच्छी आएगी। और ये माइक मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ, मैं उनसे थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ, तब तक आप इसे रेडी करके प्रेजेंट कर दें ताकि जो ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है उनको पता चल सके कि आज की रेसिपी हमारी कैसी थी। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। मजीद ज़िशान अहमद मौजूद हैं हमारे साथ, ज़िशान के साथ गुफ्तगू करते हैं। ज़िशान, क्या कहेंगे आप कि थैलेसीमिया के पेशेंट से हटके अगर स्पेशल बच्चों की बात की जाए, उनको भी डील करते हैं आप, तो जी। उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना रहता है और किस तरह से उन मुश्किलात को आप हल करते हैं? मुश्किलात देखिए, सबसे पहले तो इन बच्चों को अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। इग्नोर किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, फैसिलिटेट नहीं किया बिल्कुल ऐसे जाता। है। जिस तरीके से दूसरे बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है इन बच्चों के साथ वैसे ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, इसका मुआशरे को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ये बच्चे जो हैं बहुत काबिल हैं, इनमें भी बहुत टैलेंट है। अगर आप इनको, तो मैं तो कर रहा हूँ इन बच्चों के साथ काम, मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ स्टिचिंग के हवाले से। तो हमारे पास जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक हैं, जो बच्चे मेन स्ट्रीम के हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं बच्चे। पर फैमिली में बच्चों को बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं और जो हमारा मुआशरा है वो उन बच्चों को एक्सेप्ट करने के तैयार ही नहीं है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है, कुछ लोग जैसे समझते हैं कि शायद ये कुछ वालिदैन की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। ये अल्लाह का निज़ाम है, बेशक ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का कसूर किसी नहीं का है। कोई जोर नहीं है इस पे। हर चीज को नवाजना, छीनना, हर चीज का करना वो रब की रजा और अल्लाह के हक में है। और अल्लाह ताला के कह सकते हैं कि उसके कुन कहने की देर होती है, वो जो चाहे कर सकता है। तो हमें इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए और किसी को कहना नहीं चाहिए कि ये आपकी कमजोरी या आपकी नाहली या किसी और वजह से ये मामला पेश आया। तो ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, अल्लाह ताला पे ही छोड़ देने चाहिए। क्योंकि देखें, कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जो अपने बच्चों को लेके कहीं जा नहीं सकती, कहीं सफ़र नहीं कर सकती, कहीं शादियों में नहीं जा सकती। इस चीज़ में ज़ाहिर है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लोग बड़ा अजीब सा फील करते हैं। हमारे पास बल्कि कुछ एक हैं फैमिली, उनकी वालदा बता रही थी कि जी मैं अपने फैमिली के साथ बच्चे को लेके गई हूँ पिज़्ज़ा शॉप। वहाँ पे एक फैमिली उठकर कहती है जी आप इसको लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, इसको आप घर नहीं बिठा सकते। कहती बहुत जी बुरी मैं बात है, क्योंकि जिस तरह हमारा दिल चाहता है कि हम बाहर निकलें, हम बाहर की दुनिया को देखें और रेस्टोरेंट्स में जाके डाइन इन करें, मनपसंद खाने खाएं, तो उसी तरह उन्हीं का भी मन करता है कि वो बाहर घूमे फिरें और बाहर की दुनिया को देखें, एंटरटेन हो सकें। तो ये हक सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं, उनको भी उतना ही हक है जितना हमें। ये दुनिया हमारी भी उतनी है जितनी उतनी है। हमारी कोशिश यही है कि इनके साथ बिल्कुल बिला तफरीक सलूक किया जाए। और बल्कि अब तो स्कूल जैसे बंद हैं कोविड की वजह से, हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ 15 दिन बाद या महीने बाद हम बच्चों को एक्टिविटी के लिए बाहर लेके जाते हैं। कभी पिज़्ज़ा शॉप ले जाते हैं या कभी कहीं किसी पार्क में या पिकनिक पे लेके जाते हैं। तो हम तो इन बच्चों को मैं अपने बच्चे समझते हैं, ऐसा कोई। और मुआशरे से भी हम ये कहेंगे कि इनको इग्नोर हरगिज़ मत करें, ये भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर अच्छा, कुछ डिसेबल बच्चे भी होते हैं जो कि जिनका ताल्लुक कोई कह सकते हैं आपके बहुत खाते पीते घरों से उनका ताल्लुक नहीं होता, ज़रा मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक होता है, तो वहाँ के बच्चों को व्हील चेयर्स और इस तरह की बहुत सारी सहूलियात मैसर नहीं होती, तो उसके लिए आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? उसमें ये देखें, हमारे पास तकरीबन इस टाइम इदारे में 80 के लगभग बच्चे हैं हमारे, और 80 में से चंद एक बच्चे हैं कि जिनके वालिदैन फ़ीस वगैरह हमें पे करते हैं, वरना बाकी स्पॉन्सर उनको हमारा इदारा कर रहा है। A to Z पिक एंड ड्रॉप की हम सहूलत दे रहे हैं उनको। दूसरे जो मामलात हैं, यूनिफॉर्म्स हैं या व्हील चेयर्स हैं या दूसरे जो आलात हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी है हमारे पास, जो एक हमारा इदारा है उधर हमारे फिजियो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बिनते ज़ारा, वो बच्चों को डेली बेसिस पे फिजियो कराती हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप
इन बच्चों को अपना समझ के करेंगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बच्चों को बिल्कुल इनको मुश्किल सिर्फ नहीं है, तवज्जो, बल्कि आपकी आपके तवज्जो लिए की जरूरत है। चीजें आसान से आसान तर होती चली बिल्कुल। जाएंगी और एक रूटीन बन जाती है और उस रूटीन के साथ फिर चलना जो है वो ज्यादा आसान होता है। सना भी हमारे साथ मौजूद है। सना, आप क्या कहेंगी कि इन बच्चों के पढ़ाई के मामला जो हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर बन पाता है कि नहीं बन पाता? क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं उसको जो कि अपनी लाइफ के अंदर पढ़ाई से हट के भी फेस करने पड़ते हैं, तो वो कंसंट्रेट किस तरह से कर पाता है अपनी पढ़ाई के ऊपर? बिल्कुल, ये आम जैसे कि नॉर्मल बच्चों से ज्यादा इन काबिल नहीं है बच्चे, और इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा है। हाँ, फिजिकली देखने में अगर वो किसी से कम लगते हैं तो मेंटली वो उन बच्चों से बहुत आगे हैं। और जिस तरह जैसे आपको मुझे एक ब्रेक चाहिए होता है, हम लोग भी जाते हैं वीकेंड पे या किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी पे, तो इन बच्चों के लिए भी वो एक्टिविटीज रिक्रिएशनल बहुत जरूरी होती हैं, तो उनसे उनकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है। लाइक हम जाते हैं एक वीकेंड के बाद संडे को जा रहे हैं कहीं जरूरी, मतलब तो उनका भी उतना ही हक है और उनका भी उतना ही दिल करता है, बल्कि उससे उनकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर जहां तक आपने बात की इनकी पढ़ाई और इनके वो किसी भी प्रोफेशन में जाने की, लाइक डॉक्टर है, तो लेट्स सपोज डॉक्टर तो कई ऐसे हैं जो नहीं बन पाए नॉर्मल भी, ठीक है। इट डजंट मीन के अगर डॉक्टर नहीं बन सका तो एटलीस्ट उसके करीब तक तो पहुंच जाए। बिल्कुल कोशिश करता है, कोशिश उसी तरह करता है जिस तरह नॉर्मल बच्चे करते हैं। अब माशाल्लाह एक स्पेशल बच्चा है, वो मतलब फिजिकली भी उसका बैलेंस नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शो का वक्त खत्म हो चुका है और काफी हद तक हमारी डिशेस भी रेडी हैं, चिकन बाइट्स भी रेडी हो चुकी हैं और चाउमीन भी रेडी हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कैमरामैन अगर एक झलक उनकी दिखा दे जाने से पहले क्योंकि चंद सेकंड रह गए हैं, तो शेफ सलमान अगर लाना चाहते हैं इसको ले आए, नहीं तो कैमरामैन थोड़ा सा इसे दिखा दे कि बड़ी जबरदस्त डिशेज जो हैं वो आज तैयार की गई हैं। चिकन बाइट्स भी रेडी हो चुकी हैं और चाउमीन भी हमारे रेडी है, तो आप देख भी सकते हैं और महक जो इससे आ रही है वो बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।